हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, काउंसलिंग के प्रोसेस की प्रक्रिया क्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ सिद्धांत होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके मीनिंग के बारे में समझे थे, तो आज इसके प्रोसेस के बारे में, जो कौन कौन से प्रोसेस परामर्शदाता के पास होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज परामर्श देने वाले के पास होना चाहिए, क्या क्या सिद्धांत उसे जानना चाहिए, तभी वो किसी दूसरे को परामर्श दे सकता है। तो इसके लिए है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक बहुत ही अच्छी बुक है। ये यूपी सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत ये बुक छपी है, जिसका नाम है संजय न्यू पैटर्न मनोविज्ञान। संजय के नाम से यहाँ चलता है। उसमें कहता है कि परामर्श जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से मुख्य विशेषताएं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत का फॉलो करना चाहिए, तभी वो किसी दूसरे को अच्छे से परामर्श दे सकता है। समझ में आ गया। सबसे पहला है प्रार्थी के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति। जो परामर्श लेने के लिए आता है उसका महत्व क्या है और उसका प्रतिष्ठा क्या है। जो भी महत्व है, प्रतिष्ठा है उस व्यक्ति का, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति कहता है परामर्श का प्रथम आधारभूत सिद्धांत यह है कि परामर्श प्रार्थी या उपबोध्य की प्रतिष्ठा एवं महत्व को ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शक्तियों, संभावनाओं और इस सब के बारे में कहता है कि अगर जो परामर्श लेने के लिए आते हैं उनके बारे में हमको जानना, उनके बारे में हमको पता रहेगा, उनके प्रतिष्ठा पद के बारे में पता रहेगा, तो हम उसे उसी हिसाब से अच्छा से परामर्श दे सकते हैं। तो परामर्शदाता का ये जानना जरूरी होता है। दूसरा कहता है परामर्श को अपनी समस्याएं में स्वयं निर्देशन करने की योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। परामर्श जो लेने के लिए आता है तो परामर्शदाता का क्या दायित्व बनता है। परामर्शदाता का दायित्व बनता है कि हम उसे का समस्या सुन के और ऐसा विचार देंगे, ऐसा तर्क देंगे ताकि वह उस समस्या का समाधान खुद ही कर लेगा। मुझे उसमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जब वह अपने समस्या का समाधान खुद कर लेगा तभी तो यह परामर्श कहलाया कि मेरे से निर्देशन लेने के लिए आया, मेरे से जानकारी परामर्श लेने के लिए आया और मैंने उसे ऐसा बताया कि उस समस्या का वह समाधान छू मंतर में कर लिया। समझ में आ गया। तो ये है। तो तीसरा कहता है परामर्श सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यक्ति की विभिन्नताओं का ध्यान में रखना चाहिए। जब हम परामर्श दे रहे हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नताओं के बारे में कई बार क्या होता है कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। हम जैसे हैं वैसे आप नहीं, आप जैसे वैसे हम नहीं, ये जैसा है वैसा ये नहीं, और ये जैसा है वैसा ये नहीं। तो समानताएं नहीं होती हैं, विभिन्न होते हैं। सभी व्यक्तियों को विभिन्नताओं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर समझाना चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे यहाँ बिहार में तरह तरह के जातियां चलती है, धर्म चलते हैं। धर्म तो पूरे देश में चलता है। तो हम जब परामर्श दे रहे होते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, कहाँ से आते हैं, उनका समस्या क्या है। जब ये सभी चीज हमको पता रहेगा तो हम उसी हिसाब से उनको, परामर्शदाता का क्या काम है, हम उसी हिसाब से उसको उस समस्या का समाधान बताएंगे। इसलिए ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें जानना जरूरी होता है बच्चों। चौथा कहता है परामर्श कार्य में विशिष्ट पहलू पर ध्यान रखते हुए भी प्रार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। कहता है कि विशिष्ट पहलू पर हम जब परामर्श दे रहे हैं तो परामर्श किस कारण से दे रहे हैं, ये विशिष्ट पहलू हुआ। जब विशिष्ट पहलू पर हम ध्यान दे करके तब हम उसको करेंगे तो वह उसका समस्या समाधान एकदम सटीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया। चाहे वो शैक्षिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो। विशिष्ट मतलब ये ना कि वो किसी फील्ड में आगे हो। शैक्षिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत या अन्य कोई भी दृष्टिकोण से हो तो क्या होता है कि व्यक्ति में परामर्श देने की शक्ति अलग होती है। 5 नंबर में कहता है परामर्श सेवा पर्याप्त आंकड़ों के वस्तुगत अध्ययन तथा पर्याप्त विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए। जब उनका समस्या, परामर्श जो लेने के लिए आया है, जब उनका समस्या हम बहुत ही विस्तार से अच्छे ढंग से सुनेंगे, समझेंगे,
तर्क वितर्क करेंगे, विचार करेंगे, तब जो हम समस्या का समाधान देंगे वह बहुत ही कारगर होगा। तो परामर्शदाता का ये भी जानना जरूरी है कि उस व्यक्ति का पूरे तरह से विस्तारित रूप से उसे समझे और जानने का प्रयास करेंगे। अगला कहता है परामर्श व्यवस्था में समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकने के लिए कुछ लचीलेपन होना चाहिए। परामर्श व्यवस्था में समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, समाज में क्या आवश्यकता है, व्यक्ति में क्या आवश्यकता है, दोनों में जो आवश्यकताएं होती है वह लचीलापन होना चाहिए कि वह परिवर्तन भी किया जा सके, वह उसमें सुधार भी किया जा सके। समाज और व्यक्ति के बीच में जो कठोर बन जाता है, इसीलिए इसको कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि जब सामाजिक दृष्टिकोण से गलत लगे तो उस नियम को सुधारा जा सके। समझ में आ गया। जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण से गलत साबित हो तो उसे समाज में सुधारा जा सके। इसीलिए इस कानून को, इसीलिए इस सिद्धांत को, इसीलिए परामर्शदाता को लचीलापन होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। 7 नंबर में कहता है समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परामर्शकों के परिचय होना चाहिए। समकालीन राजनीति एवं सामाजिक परिस्थिति में, समकालीन राजनीति और सामाजिक परिस्थिति में दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों परिस्थितियों में परामर्शों की परिचय होना चाहिए। दोनों जब एक दूसरे को जानेंगे, समकालीन राजनीति में और व्यक्तिगत राजनीति में, समकालीन राजनीति में और सामाजिक परिस्थिति में, तो क्या होगा कि एक दूसरे का परिचय होना जरूरी होता है। समझ में आ गया। अगला कहता है 8 नंबर, परामर्शकों को आवश्यक गोपनीयता बनाकर रखना नैतिक आचरण संहिता है। परामर्शों को आवश्यक गोपनीयता, अब कई बार क्या होता है ना कि कोई आदमी मुझसे समस्या लेने आता है, उसका समस्या का हम खिल्ली उड़ाते हैं, उसका समस्या का हम बहुत सारे लोगों में प्रचार करते हैं, तो ये सब गलत है। परामर्शदाता को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है तभी वो आपके पास अपने समस्या को लेकर के आया है, समाधान के लिए लेकर के आया है। तो परामर्शदाता को उसके गोपनीयता के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि उन्होंने क्या मुझसे कहा, क्या नहीं कहा। ये चीज गोपनीयता पर ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कहता है परामर्श सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। परामर्श सेवा में कार्यरत, परामर्श जो देने वाले व्यक्ति होते हैं उसमें उसके टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। समझ में आ गया। तो जब उसमें जो व्यक्तियों को क्या कहते हैं, परामर्श सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि परामर्श देते देते जो आसपास के लोग हैं ना वह सुन जाता है। जब सुन जाता है ना तो ये गोपनीयता भंग हो जाती है, वहां से बात लीक करने लगता है। इसलिए उसमें जो कार्यरत कर्मी है उसको भी ट्रेनिंग दे करके रखना चाहिए। समझ में आ गया। आगे कहता है परामर्श सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वही हो गया। 10 नंबर में कहता है परामर्श प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उत्तम मनोवैज्ञानिक वातावरण का होना चाहिए। जब परामर्श प्रक्रिया को संचालित करें, शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा वातावरण होना जरूरी है। जब वातावरण अच्छा नहीं होगा तो वहां पर हम अच्छे से उसका न समस्या सुन पाएंगे, न अच्छे से उस समस्या का समाधान हम दे पाएंगे। इसीलिए क्या करना है कि जब हम परामर्श देना संचालन करें, शुरू करें, उस समय वातावरण पर ध्यान देना चाहिए कि ये वातावरण सही है या नहीं है। समझ में आ गया। कई बार देखते होंगे ना कि कोई आदमी परेशान है और किसी को फोन करता है, हेलो वो थोड़ा मेरे पास समस्या है, तो हम लोग ना कहीं मिलते हैं तब बातचीत करते हैं। हाँ, तो कहाँ मिलते हैं? इसके लिए अच्छा जगह रहेगा, मुझे लगता है कि कॉलेज के बगल में जो कैंपस है, मैदान में बैठते हैं, तब वो समस्या हम बताएंगे, इसका थोड़ा सा समाधान होगा। तो वहां पर हम क्यों जा गए बच्चों? वहां पर हम इसलिए गए, वहां शांति इलाका है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाहे दूसरी बात कि वहां पर हम उस सभी लोगों से दूर रहेंगे जो हमें इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो वहां पर अच्छा मुझे लगेगा। इसलिए कहता है कि माहौल होना अच्छा जरूरी है, वातावरण अच्छा होना जरूरी है। 11 नंबर में कहता है परामर्श हेतु स्वैच्छिक होना जरूरी है। स्वैच्छिक होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए मतलब
स्वेच्छा होना चाहिए कि हम इसके समस्या का समाधान दे पाएंगे। जब हम मेरी स्वेच्छा रहेगी तभी ना हम दे पाएंगे। हम खुद 100 तरह के उलझन में पड़े हुए हैं तो हम दूसरे को क्या समस्या का समाधान दे पाएंगे। तो ये हो गया। 12 नंबर में कहता है परामर्शक तथा उपबोध्य के मध्य सहयोग पर आधारित होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक बात है ना कि सहयोग जब तक वो मुझे नहीं करेगा कोई, तब तक हम उसके समस्या का कैसे समाधान कर पाएंगे। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कैसे बता पाएंगे। तो उनको तो मुझे सहयोग करना पड़ेगा, तभी ना परामर्शदाता उस समस्या का समाधान कर पाते हैं। 13 नंबर में कहता है परामर्श इस प्रकार का संबंध प्रदान करे जो तत्कालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परामर्श उस समस्या या उपलब्ध हो जब उपबोध्य को किसी विशिष्ट सहायता के लिए उसकी आवश्यकता हो। कहता है कि परामर्श जब आप दे रहे हैं तो ऐसा परामर्श दीजिए जो तत्कालिक मतलब अभी भी काम करे और भविष्य में भी काम करे। तो परामर्श मतलब ऐसा सलाह दीजिए जो अभी भी उनको काम करे, तत्कालिक और भविष्य में भी काम करे, ताकि वो इस तरह के समस्या के लिए फिर आपके पास नहीं आए। 14 नंबर में कहता है व्यक्ति व्यवहार को सीखता है। व्यक्ति किस चीज को सीखता है? व्यवहार को सीखता है। जैसा किसी का व्यवहार देखता देखता है। छोटे बच्चे क्या होता है? व्यवहारिक होते हैं। कैसे व्यवहारिक होते हैं? जब हम उसके सामने अच्छे व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी अच्छा व्यवहार करेगा। हम उसके सामने अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भी वही व्यवहार सीखेगा। इसलिए बच्चों के सामने इस तरह का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए जो उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ाए। समझ में आ गया? जैसे पति पत्नी है दो और बच्चे हैं, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो दोनों बच्चे सीखेंगे, बच्चे का प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए पति पत्नी को बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, न कोई बातचीत वैसा करना चाहिए जो उस पर गलत प्रभाव पड़े। समझ में आ गया? 14 नंबर में इसीलिए कहता है कि व्यक्ति व्यवहार को सीखता है और वह सुधार के योग्य होता है। परामर्श व्यक्ति में परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेता है और उसमें परिवर्तनों के आधार पर समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। व्यक्ति व्यवहार को सीखता है, वास्तविक बात है। और हमको अगर किसी को व्यवहार सिखाना है तो वैसे वातावरण में रख देंगे ना, वैसे माहौल में रख देंगे, वो ऐसा बन जाएगा ताकि वो वहां के माहौल को समायोजित कर सके वहां के माहौल में। 15 नंबर कहता है परामर्श सीखने की परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति में समायोजन की नई विधियों को सीखता है। परामर्श सीखने की परिस्थिति है, समय समय की बात है, समय समय बदलते रहते हैं, तो इसीलिए परामर्श सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की बात है। जब हम सीखेंगे तभी हम किसी दूसरे को दे पाएंगे। 16 कहता है 16 नंबर परामर्श सेवाओं का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी परामर्श कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों में समन्वित स्थापित किया जा सके। परामर्श सेवाओं का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी परामर्श कर्मियों कार्यकर्ताओं को एक साथ महसूस हो सके। 17 नंबर कहता है समस्या अनुभव करने के तुरंत बाद परामर्श देना चाहिए। साथ में अभिभावकों एवं अन्य परिजनों का भी सलाह लेना चाहिए। समस्या अनुभव करने के तुरंत बाद, जब कोई किसी का समस्या हम सुन रहे हैं और उसके समस्या का अनुभव कर रहे हैं तो समस्या अनुभव करने के तुरंत बाद परामर्श देना चाहिए। साथ में अभिभावकों एवं अन्य परिजनों का भी सहयोग लेना चाहिए। जब समस्या का समाधान हम कर दिए तो उसके बाद उसके अन्य सहयोगियों को, परिजन को हमें संपर्क करना चाहिए। समझ में आ गया? और उन्हें भी बताना चाहिए। 18 कहता है और लास्ट है ये 18, अनुवर्ती अध्ययन करते रहना चाहिए। अनुवर्ती अध्ययन करते रहना चाहिए। अनुवर्ती अध्ययन क्या होता है कि रिकॉल करना, बार बार क्या करना? रिकॉल करना, उसके बातों को, वो जो कहा है उसके बातों को फॉलो करना। ये बात क्यों उन्होंने कहा है, इसके पास जो ये समस्या है, इसका मतलब जब परामर्शदाता होते हैं ना, एक बार उसके समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरे समस्या को सुनता है, फिर उस पर विचार मनन करता है। इन्होंने इस समय ये बात क्यों कहा था, क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकती है। जैसे मान लेते हैं, अच्छा ये सब एग्जाम्पल नहीं देना है मुझे, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऊपर हमने परामर्श के सिद्धांतों पर विचार किया, सही बात है, 18 तरह के बताए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि परामर्श को सफल बनाने में लक्ष्य की निश्चितता एवं व्यवस्थित सिद्धांतों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण व अनिवार्य है।
कहता है कि परामर्श, जब हम इस सभी सिद्धांतों को पढ़े हैं तो कहता है परामर्शदाता को ऊपर के सभी सिद्धांतों के बारे में जानकारी रहना चाहिए ताकि वह परामर्श देने वाले को अच्छे से दे सके। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, देखते हैं कि क्या है सिलेबस में। तब तक इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ के अपने गांव के, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए।